आज मैं संविधान निर्माण की कहानी बताने जा रहा हूँ कि संविधान निर्माण की कहानी कितनी लंबी है और कितनी छोटी है। लोगों को यह भी नहीं मालूम होता है कि संविधान मेरा किस दायरे से गुजरा हुआ है और किस कंडीशन से हमें बना के हमें हाथों तक आज सौंपने का अधिकार दिए हैं और उस पर हम आज राज कर रहे हैं। तो ठीक है, हम संविधान निर्माण की कहानी जानेंगे कि संविधान निर्माण कैसे हुआ है। तो मैं बता दूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और बरसों गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एवं संविधान हो। सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए सभी नागरिकों को स्वीकृत द्वारा एक संविधान हो। हमारे देश के संविधान का निर्माण आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गया था। ये फैक्ट बहुत तथ्य है, ये फैक्ट बहुत जानने की चीज़ है कि जो हमारा देश का संविधान का निर्माण था वो आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जैसे ही उधर लड़ाई हो रही थी, ठीक उसी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए। फिर क्या हुआ? चुनाव के लिए भी उसमें कुछ ध्यान रखा गया था, कुछ उसके प्रति एक कंडीशन लाया गया था। वो क्या कंडीशन था तो आप जान लीजिए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो उनके अनुसार। फिर क्या था कि निर्वाचन बेस में मताधिकार एवं सिद्धांत के मान्यता की दी गई वर्ण प्रांतीय विधानमंडलों, क्या है, वर्ण प्रांतीय विधानमंडलों को ही संविधान सभा के सदस्यों का अधिकार दिया गया। ये दो कंडीशन के साथ उस कंस्टिट्यूशन के कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव किए गए। तो ये दोनों ही जो कंडीशन था बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। तो मैं आगे बताऊं कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य थे। टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव कराया गया। फिर भी चुनाव में कांग्रेस 208 स्थान प्राप्त किया। फिर मुस्लिम लीग ने 73 स्थान लिए। क्या? कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 73 स्थान लिए तथा शेष बचे हुए स्थान को अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए। तो ये इतना फैक्ट जो था कि संविधान की स्टार्टिंग के बाद, लड़ाई के बाद तो स्टार्ट हुआ ही, उसके बाद चुनाव हुआ और उसके बाद जो 389 सदस्यों में से चुनाव हुआ उसमें अपने अपने सीटों पर बांट दिया गया। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूं कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एएम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पटाभी सीतारामैया, कुंजरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे विद्वान संविधान सभा के सभी वीरों को लघु भारत भी कहा जाता है। इन सभी जो वीरों हैं इन्हें संविधान सभा में हम सभी क्या कहते हैं? लघु भारत भी कहते हैं, यानी एक भारत का लघु अंग थे। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदायों और क्या थे? इनके सदस्य जो भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। क्या थे? जो इनके सदस्य थे सभी क्षेत्रों में, यानी सभी आवश्यकताओं, सभी आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे, यानी हर जगहों से गुजरे हुए थे। ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाले सदस्य थे, यानी मेंबर थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मैं बता दूं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस पे ध्यान रखने वाला है। यहाँ दो कंडीशन आपके साथ आएगा, एक अस्थायी आएगा, एक अस्थायी। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको सर्वसम्मति से, यानी पूर्ण बहुमत से एक अस्थायी सदस्य चुना गया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित
कर दिया गया। तो यही देखिए दोनों कंडीशन आ गया कि सच्चिदानंद सिन्हा के सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और ठीक जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी यानी मतलब फिक्स अस्थायी निर्वाचित सदस्य चुन दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की दिशा निर्देश में सबसे पहला काम, एक चीज ये जानने की बात है कि आखिर तो क्वेश्चन ये उठता है दोस्त कि ये माइंड में किसका आया कि संविधान बनना चाहिए, संविधान का काम होना चाहिए, संविधान क्यों जरूरी है और हमें क्यों चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि सबसे पहले बार ये बात माइंड में किन का आया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का माइंड में आया था। क्या आया था कि संविधान सभा का दिशा निर्देश में सबसे पहला काम, संविधान सभा का दिशा निर्देश में सबसे पहला काम जवाहरलाल नेहरू का ही था। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का ही था, क्योंकि उन्हीं का माइंड में आया था कि हमें गुलामी से आजादी करने के साथ साथ हमें संविधान भी चाहिए। क्या चाहिए? संविधान भी चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग पढ़े होंगे, यानी आप 1 to 5, 1 to 8, 9 तो पढ़ते होंगे। तो आप जो बुक लेते हैं सरकारी बुक, आप लोग देखेंगे सरकारी बुक जो मिलता है स्कूल में, उसी बुक के फर्स्ट पेज पे पलटेंगे तो हाँ प्रस्ताव और उद्देश्य लिखा होता है। जहां लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण महत्वपूर्ण संपूर्ण समाजवादी निरपेक्ष, तो वहीं क्या है, प्रस्तुत उद्देश्य है। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा भी व्यक्त की गई है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में, ध्यान से सुनेंगे कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने का आकांक्षा व्यक्त की गई है। संविधान सभा द्वारा कुछ समिति का गठन की गई थी। क्या हुआ था कि संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियों का भी गठन किया गया था, जो 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की। और उसी गठन के साथ साथ 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्ति की, और डॉक्टर इसी समिति को अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसी समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों की भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया। इनका महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहा कि विश्व की अनेक देशों यानी विश्व की अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर, उनकी पढ़कर, उनकी सारी बातों को जानकर अपने संविधानों में शामिल करने पर, कुछ बातों अपने संविधान में शामिल करने पर पूरा बल दिया गया। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे नहीं कहीं भी आता है कि बताइए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हम अपने अनुसार क्या बोलेंगे कि भारतीय संविधान का जनक हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। और क्यों कहते हैं तो आप लोग को हम पीछे वाले कहानी में बता ही दिए कि इनकी क्या भूमिका रही है। ये इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, और संविधान सभा के अध्यक्ष चुनने जाने के बाद भी इन्हें विश्व के अनेक देशों से क्या किए, विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर उनसे कुछ फैक्ट यानी कुछ मुख्य बातों को चुनकर अपने संविधान में लाने के लिए पूरा बल दिया गया। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। क्या किया गया? जो संविधान सभा के द्वारा था उसी में मेरा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत दिया गया, यानी एक स्वीकृत कर दिया गया। फिर क्या होता है, तथा 26 जनवरी 1950 को इसी के जस्ट 1 ईयर बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया, यानी पारित कर दिया गया। ठीक है।
पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। यह संपूर्ण संविधान निर्माण लागू करने के बाद मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आखिर तो संविधान बन ही गया। इसमें बात ये उठती है कि संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, लेकिन इनके बनने में समय क्या लगा, तो उसको भी मैं बता देता हूं कि संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और मूल संविधान में बता दूं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब हमारा संविधान समय के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। क्या? जिस समय मेरा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब हमारा समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। अभी तो शायद 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पेंड करता हूँ। यही था संविधान सभा निर्माण की कहानी। बहुत ही मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग के बहुत सारी बातों को बता दिया। जय हिंद।